अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। हम बात करेंगे आईबीपी स्टेज 1 इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग रेगुलेशन। आईबीपी का स्टेज 1 है, इसका इम्पॉर्टेंट कोर्स है। हम आईबीपी स्टेज 1 ब्रांच बैंकिंग के ऊपर तमाम वीडियोस बना चुके हैं। आप चैनल विजिट कर सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट उसकी अवेलेबल है। आप वहाँ से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम फॉलो करेंगे आज पार्ट 1 को, फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग रेगुलेशन का, जो कि है ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज इस पार्ट 1 को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। मैंने ओवरऑल तमाम चैप्टर्स के अंदर इन्फोटैनिया के नोट्स ही यूज़ किए हैं। इन्फोटैनिया के नोट्स के हवाले से बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो उसको पढ़ के चले जाते हैं और पेपर अटैम्प्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं आया। तो इसको पढ़ने का जो तरीक़ेकार है वो आप देख रहे होंगे। मैंने इसी तरह तैयारी की है। हमने सिर्फ नोट्स को लेके नहीं चलना है। नोट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें बुक से भी जाके जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपने ज़रूर करना है। खैर मैंने ये कर लिया था, तो इस वजह से आपको नोट्स में भी कुछ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ वर्किंग की हुई है। तो ये आपको हर पेज पे डिफरेंट मिलेंगी और इसको हम भी डिस्कस भी करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आपके बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे साथ रहिएगा। इन्फोटैनिया के नोट्स अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। मुझे आप एक मैसेज करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसके अलावा प्लस सिर्फ ये नोट्स काफ़ी नहीं है, प्लस आपकी करंट बैंकिंग नॉलेज भी बहुत चेक की जाती है। ख़ास तौर से स्पेशली जो आपका करंट मार्केट ट्रेंड है, जैसे आजकल ऑटो फाइनेंस के लिए जो है वो 3 ईयर और 5 ईयर का जो है वो टेन्योर आया है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। करंट जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है या करंट एसपीपी के गवर्नर कौन है, तो आपको करंट सिनेरियो के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है वो रास के हवाले से इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि करंट ट्रेंड आपके बैंकिंग के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। तो इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं जनाब अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री कंसिस्ट ऑफ। फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री का कंसिस्ट करता है जनाब अली कितनी चीज़ों पे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1 2 3 4 5। ये 5 नहीं है जनाब, ये 4 हैं। 5 मैंने अपने याद के लिए लिखा था, तो बेसिकली ये 4 हैं। नंबर 1 क्या है जी? मनी मार्केट है, ठीक है, पैसे का लेन देन। नंबर 2 बैंकिंग है, ठीक है। नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे यार ये तो बैंकिंग भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नहीं, बैंकिंग के अलावा के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, जिसके अंदर आपका इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ जाता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं, डिफरेंट और भी फाइनेंशियल जो है वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो मनी हो गया, बैंकिंग हो गया। नंबर 3 इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नंबर 4 जो है, एंड नंबर 4 इज़ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये जो 2 पुर्जे हैं जनाब, एक मनी और दूसरा स्टॉक, ठीक है, ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा हैं। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है भाई? 4 चीज़ों पे, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की वो टाइप है मनी फाइनेंशियल मार्केट एंड द स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट। इसको अभी इन डिटेल अभी आगे आप चैप्टर्स में हम इसको कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। भाई फाइनेंशियल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन आप सुन लें, इसको पढ़ भी लीजिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम क्या है कि आप मोबिलाइज करें पैसे को, फाइनेंस को, कहाँ से? फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेवर टू द ग्रुप ऑफ यूजर्स। ठीक है, आपने ग्रुप ऑफ सेवर से उसको मूव करवाना है, जो लोग सेव कर रहे हैं, टू द ग्रुप ऑफ यूजर्स। ठीक है, यूजर्स से मुराद इन्वेस्टर्स, जो उस पैसे को डबल कर सकें, जो उस पैसे से प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है आपके फाइनेंशियल सिस्टम का, पैसे की मोबिलाइजेशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेवर टू द ग्रुप ऑफ यूजर्स। नंबर 3 पे हम चलते हैं जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली मनी की डेफिनेशन पूछी गई है, मनी की फंक्शनैलिटी पूछी गई है, पैसे का फंक्शन क्या है जनाब? तो 2 फंक्शन है जनाब अली। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप देख सकते हैं, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2, इट स्टोर अ वैल्यू। मेरे ख्याल से अगर आप बैंक में तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मनी का पहला फंक्शन क्या है जनाब कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होता है, और दूसरा फंक्शन क्या है जनाब अली कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ वर्थ होती है। हर डिनोमिनेशन की अपनी वर्थ है। 50 रुपये की एक अलग वर्थ है, 5000 के नोट की एक अलग वर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, वन एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोट एंड नंबर 2 इज द कॉइन। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है वो नोट
और कॉइन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इज, ऊपर बात हो चुकी है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? मनी है। मनी क्या है? करेंसी है। ठीक है, किसी भी कंट्री की करेंसी क्या करती है? कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करती है डिपेंडिंग ऑन द डिनोमिनेशन, कि क्या उसकी जो कीमत उसके ऊपर लिखी हुई है। नंबर 6 के अंदर मनी की एक और डेफिनेशन बताई हुई है, या उसकी एक और फंक्शन कुछ है वो डिफाइन किया गया है। डैश इज अ ब्रॉड टर्म which include all types of objects or instruments that can fulfill the function of money। एक क्या वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी काम कर सकती है? ठीक है, तो वो क्या चीज़ है जनाब? तो वो मनी है जनाब। लेट्स से मैं किसी को 50,000 रुपये का चेक देता हूँ, या मैं उसको 50,000 रुपये गिन के देता हूँ, तो दोनों सूरत में पैसा आपके एक ऑब्जेक्ट के या आप एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। नंबर 7, excess supply of money results in dash and decrement in the value of money। जब आप नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स की तादाद मार्केट में ज़्यादा करेंगे, पैसे को ज़्यादा फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो उस सूरत में क्या होगा? आपके रुपए की कदर कम होगी। किसी भी करेंसी की जब मार्केट के अंदर ज़्यादा तादाद हो जाती है किसी भी करेंसी की, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम होती है तो प्राइसेस गिर जाती है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? जब आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में, नतीजे में क्या होता है? जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को। उसके नतीजे में हमारे भाई इन्फ्लेशन होती है जनाब अली। ठीक है जनाब अली, इन्फ्लेशन इज बेसिकली द डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी। नंबर 8, द पाकिस्तानी रुपी कैम इनटू सर्कुलेशन आफ्टर द कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। पाकिस्तानी रुपी सर्कुलेशन में कब आया? पाकिस्तान की आज़ादी के बाद आया होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी करेंसी कब इशू की? पाकिस्तान ने अपनी करेंसी इशू की है 1948 में। 1948 से पहले का जो अरसा है, अगस्त के बाद वाला, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट्स जो है वो दोनों कंट्रीज़ के अंदर चलते रहे, पाकिस्तान में और इंडिया में, जब तक ठीक से पार्टीशन नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 10, द करेंसी वॉज ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू। जब स्टार्टिंग में करेंसी हमने स्टार्ट की थी, पाकिस्तान ने पे नोट्स इशू किए थे, एट दैट टाइम द करेंसी वॉज डिवाइडेड इनटू 16 आनास। ठीक है, इसकी फर्दर डिवीजन आपके बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन काम की नहीं है, क्योंकि आईबीपी के अंदर आपसे इतनी पुरानी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, और इसके चांसेस भी कम है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन इस पेज पे हैं वो ज़्यादातर हिस्टोरिकल हैं, तो हम उसको क्विकली ज़रा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। द करेंसी वॉज डेसिमलाइज्ड ऑन डेश विद 1 रुपी डिवाइडेड इनटू 100 पैसा। 1 रुपये 100 पैसे के बराबर है। ये कब डिफाइन किया गया? 1 जनवरी 1961 को। 1 रुपी कॉइन वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 फॉलोड बाई 2 रुपीज़ इन। अच्छा, अब इस एक लाइन में 12 क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 1 रुपये का कॉइन इशू हुआ है 1979 में, याद रखना है आपने। 2 रुपये का कॉइन इशू हुआ है 1998 में, और 5 रुपये का इशू हुआ है 2002 में। ठीक है जनाब अली, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पे। इशूइंग ऑफ 2, 5, 10 एंड 100 रुपी नोट वॉज टेकन ओवर बाय द स्टेट बैंक इन 1953। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट जो है वो स्टेट बैंक ने कब से अपने हैंड लिए अपने पास? 1953 में। उससे पहले क्या होता था जी? उससे पहले बैंक्स के इख्तियारात थे, वो अपनी मर्जी से नोट्स बना के बेचते थे। यानी कि स्टेट बैंक नोट्स इशू नहीं करता था, बल्कि जो कंट्री के अंदर बैंक्स थे वो खुद नोट बना के इशू करते थे। ठीक है जनाब, ये हिस्ट्री है। नंबर 14, द 50 रुपी नोट वॉज इंट्रोड्यूस। 50 रुपये का नोट कब आया? 1957 में। इन 2005 में 20 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में। 5,000 रुपये का नोट भी मुशर्रफ साहब के दौर में स्टार्ट हुआ, जो कि है 2006। क्वेश्चन नंबर 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूल के प्राइसेस एक ज़माने में बड़े थे, ठीक है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है? उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन द स्क्रीन। इन अप्रैल 2011 फ्यूल प्राइसेस हिट इन ऑल टाइम हाई। अभी के लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 19, द SBP प्लेस अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द कंट्रीज करेंसी। बिल्कुल करेक्ट है जनाब, करेंसी की रेगुलेशन SBP खुद करता है जनाब अली, अंडर द गवर्नेंस ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, टू मेंटेन अ बैलेंस इन द इनफ्लो
एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट रेट मस्ट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो बैलेंस रहे तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है। अब आप इसको इकोनॉमिकली ज़रा सोचें, लॉजिकली मैं कहना ही चाह रहा हूँ, लॉजिकली आप इसको ज़रा सोचें। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो बहुत बेहतर समझेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कंट्री बढ़ाती है तो क्या होता है, जब शरह मुनाफा शरह सूद बढ़ता है तो उससे क्या होता है जनाब अली, लोग पैसा रखते हैं बैंक के अंदर। जब पैसा लोग बैंक में रखेंगे तो मार्केट में करेंसी या मनी की फ्लोटिंग इतनी नहीं होगी। जब करेंसी की फ्लोटिंग इतनी नहीं होगी मार्केट में तो क्या होगा, आप पे करेंसी की शॉर्टेज होगी। जब आपकी करेंसी की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी की वैल्यू के मुकाबले में आपका रुपया जो है वो स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि आपके रुपए की डिमांड है। ठीक है जनाब अली, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। पाकिस्तान इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड इन्फ्लेशन ऑफ 66% बिटवीन जून 2007 एंड 2010। ठीक है जनाब अली, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको इन्फ्लेशन का परसेंटेज लास्ट ईयर का गूगल आपको करना होगा। लाइक 2020 से लेकर 2024 के दरमियान इन्फ्लेशन का एक्सपीरियंस क्या रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, तो वो आपको यकीनन डेटा निकाल के रखना चाहिए, मे भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 22, देश बेल्ड Pakistan out in November 2008 to prevent a balance of payment crisis by extending a loan of USD 7.6 billion। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिसिप्ट का डिफरेंस। ठीक है, एक कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है, इंपोर्ट ज़्यादा करती है, तो नतीजे में क्या होगा, आमदनी कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा, क्राइसिस में जाएगा। तो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए नवंबर 2008 में आईएमएफ ने कितना दिया भाई, 7.6 बिलियन। तो ये उस ज़माने का क्वेश्चन अब नहीं आएगा 2024 में, तो वो आपको ऐसा करंट का पता होना चाहिए लास्ट टाइम आईएमएफ साहब ने हमारे ऊपर क्या एहसान किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने गूगल से निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 23, इन देश वन इंकरेजिंग फैक्टर नोटेड वॉज एन इंक्रीज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। 2005 के अंदर रिटेल और होलसेल ट्रेड में बड़ा इजाफा हुआ था आपकी कंट्री के अंदर। ठीक है जनाब अली, सीपीआई क्या होता है जनाब, अब देखें यहाँ पे इन्फोटेनिया के नोट से नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बस ये पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, तो मैंने साथ साथ उसकी भी समरी बनाई है ताकि मैं पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर तो निकल चुका है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। चले हम कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि रिटेल लेवल पे प्राइसेस किस तरह से स्विच कर रही हैं, किस तरह से चेंज हो रही हैं। ठीक है जनाब। 25 WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस चेंज इन होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में प्राइसेस के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रेड डेफिसिट इज डैश। ट्रेड डेफिसिट क्या है, अभी हमने ऊपर बात की थी। ट्रेड डेफिसिट क्या है, जहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम। बीओपी क्या है जनाब, ऊपर हम बात कर चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस। ठीक है जनाब अली, किसी भी कंट्री के आमदनी और खर्चों का फ़र्क बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है जनाब। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग ट्रेड डेफिसिट इन ऑलमोस्ट, तमाम सालों में पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क को तरक्की दे, ट्रेड डेफिसिट में रहा है, सिवाय 3 सालों में। सिवाय इन सालों में 1947 से 58 तक नहीं रहा, सॉरी ये 1947 से 48 है, ये रॉन्गली यहाँ पे इनपुट हुआ है। 1947 से 48, 1950 से 51 और 1972 से 73। इसके अलावा तमाम सालों में पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट में ही रहा है, इंक्लूडिंग 2024। आगे बढ़ते हैं 29 पे, अ ग्रोविंग एंड फोर्सफुल डैश इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, बैंकिंग सेक्टर इज एसेंशियल। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट अभी तक हमने बात नहीं की है। कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आवर्स हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको रिप्लाई आ जाए। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 30 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ साथ आप मेरी वर्किंग भी देख रहे हैं। इसी तरह की वर्किंग अगर आप करेंगे अपने इन्फोटेनिया के नोट्स में तो होपफुली आप जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है जनाब अली, SBP इंट्रोड्यूस्ड डैश and so banks now have a higher capital adequacy level well above the minimum level for the sector as a whole।
तो इससे देखें ये बेसिकली बेसल 2 और बेसल 3, बेसल 1 ये क्या चीज़ है जनाब अली, ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स किस लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो किसी भी ऑपरेशनल रिस्क के अंदर क्या कैश रिज़र्व रख सकती है, क्या कैश रिज़र्व रखना चाहिए उसको, ये क्या चीज़ बताती है, ये बेसल्स बताती है, ठीक है। बेसल वन स्टार्ट हुआ था जनाब 1998 में। इसका बेसिक पर्पस आपको समझ में आ गया। होपफुली दोबारा बता दूं मैं आपको, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 ये बताती है कि वो अपने ऑपरेशनल रिस्क को कैटर कर सकती है या उसको कवर कर सकती है थ्रू द कैश रिजर्व, कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर करना चाहती है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आपके बेसल्स बताते हैं, ठीक है जनाब अली। तो बेसल 1 इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में, बेसल 2 इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, और बेसल 3 इंट्रोड्यूस हुआ है 2010 के अंदर, ठीक है। जब आपकी बुक छपी थी तब बेसल 2 चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे बेसल 2 है, ठीक है जनाब अली। अब बेसल 3 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। बैंक्स आर द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन मैनेज एंड कंट्रोल द डैश बिटवीन बोरोवर्स एंड द लेंडर। भाई बैंक वही फाइनेंशियल बैंक ही वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, बोरोवर और लेंडर के दरमियान इम्बैलेंस को ख़त्म करता है, ठीक है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उससे लेके जिसको पैसे की नीड है उसको देता है। आगे बढ़ते हैं जनाब अली। अ डैश इज़ अ ट्रेडेबल एसेट ऑफ एनी काइंड, आइदर कैश, एविडेंस ऑफ एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी एटसेट्रा, ठीक है। वो क्या चीज़ है जो ट्रेडेबल एसेट है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो किसी एविडेंस की सूरत में हो, तो वो क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में चेक आ जाता है, पे ऑर्डर्स आ जाते हैं, प्रोमिसरी नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडेबल हो सकता है, आप किसी को दे सकते हो, प्राइस बॉन्ड हो गया, इस तरह की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 33, फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8। अब देखो ये इन्फोटेनिया के नोट्स में सिर्फ 8 लिखा हुआ, तो बच्चे इसको पढ़ के चले जाते हैं, इस पर इन डेप्थ नहीं जाते हैं। देखें 8 फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Number 1 is the capital market. Number 2 is bond market. Third is the commodity market. Fourth is the money market, derivative market, future market, insurance market, foreign exchange market। ये सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट क्या है जनाब अली, शेयर्स और स्टॉक की मार्केट को कहते हैं। बॉन्ड मार्केट क्या है, जहाँ पे आपके डेब्ट्स या जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, तो ये बॉन्ड मार्केट में आता है, ठीक है जनाब। कमोडिटी मार्केट क्या है जनरली, ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटीज़, लाइक आपके पाकिस्तान मर्केंटाइल जो एक्सचेंज है वहाँ पे क्या हो रहा होता है, चीज़ों की कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग हो रही होती है, वो कौन सी मार्केट कहलाएगी, आपकी कमोडिटी मार्केट कहलाएगी, ठीक है जनाब अली। इसी तरह डेरिवेटिव मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर क्या हो रहा होता है, आपके फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेड हो रही होती है, ठीक है जनाब। मनी मार्केट, मनी मार्केट के अंदर आपके बैंक अकाउंट आ गए, आपके गाड़ियों की फाइनेंसिंग आ गई, ये सब क्या है, मनी मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट आप जानते हो, तकाफुल जिसको आज के ज़माने में कहते हैं, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, एंडोफमेंट प्लान्स आ जाती हैं, ठीक है जनाब अली। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है जनाब अली, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट जो कि आपके आउट ऑफ द कंट्री से जो पैसा आता है अदर करेंसीज में जो डील करती है, ठीक है, जो मनी एक्सचेंज वाले होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आ जाता है। फ्यूचर मार्केट क्या है जनाब अली, फ्यूचर मार्केट किस में लिखा हुआ, फ्यूचर मार्केट वो है जो आप आजकल बड़े बड़े इश्तहारात में देख रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग हमसे सीखें, कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, बिटकॉइन फलाना फलाना, दीज आर द फ्यूचर मार्केट्स। वो मार्केट्स जिनको एक्सप्लोर अभी करना बाकी है या जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है, दे आर द फ्यूचर मार्केट्स। तो आई होप कि आपको अब तक जो है वो चीज़ें क्लियरली इंशाल्लाह समझ में आ रही होंगी। कोई मसला हो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो आप थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक भी दे सकते हैं। आप चाहें तो चाय पी लीजिएगा, थोड़ा ब्रेक देकर पढ़ें, लेकिन पढ़ना है क्योंकि पेपर आपने देना है। आगे बढ़ते हैं जनाब अली, क्वेश्चन नंबर 35। द डैश फाइनेंशियल मार्केट्स आर द वंस विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो कौन सी मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट देती है, तो वो क्या है, मनी मार्केट है जनाब अली, ठीक है। मनी मार्केट में हमारा बैंकिंग सिस्टम भी मनी मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। डैश मार्केट फैसिलिटेट, अब ये सारे मार्केट्स की डेफिनेशन है जो हमने अभी पढ़ा है ना, वो सारे डेफिनेशन ये वन बाय वन आपको बता रहा है। डैश मार्केट फैसिलिटेट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस रिस्क, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने की फैसिलिटी कौन सी मार्केट देती है आपको,
इंश्योरेंस मार्केट देती है, ठीक है। जो हेल्थ रिस्क हो गया, लाइफ रिस्क हो गया, गाड़ियों का रिस्क हो गया छीनने का, तो वो सारे रिस्क कौन कवर करता है? आपका इंश्योरेंस मार्केट। क्वेश्चन नंबर 37, कैपिटल मार्केट आर, अब कैपिटल मार्केट डेफिनेशन है, कैपिटल मार्केट आर एनी फाइनेंशियल मार्केट और एक्सचेंज दैट ट्रेड इन डैश सच एज स्टॉक। कैपिटल मार्केट किस में ट्रेड करती है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, लाइक स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 38, द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश मार्केट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रीड डिटेल, इसी पेज के नीचे मैंने कोई डिटेल वगैरह डाली होगी तो उसको मैंने पढ़ना है। बहरहाल इस तरह आप भी अपने पास नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कैपिटल मार्केट जो है वो दो तरह की है, एक प्राइमरी मार्केट है जनाब, एक सेकेंडरी मार्केट है। अब प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से डील कर रही होती है, ठीक है। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए तो कंपनी क्या कर रही है? जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आओ आके आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? बिटवीन इन्वेस्टर, आपके शेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब ने खरीद लिया, अचानक आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या होगा? इन्वेस्टर्स जो पुराने खिलाड़ी होंगे वो क्या करेंगे? शेयर्स खरीदना चाहेंगे ताकि उसकी वैल्यू जो है वो मुझे मिल सके। तो बिटवीन इन्वेस्टर जो लेन देन हो रही है, यानी किसी को पता है कि भाई इस शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा? उस शेयर को फ़ौरन ख़रीद लेगा। तो ये जो मार्केट है बिटवीन इन्वेस्टर जो लेन देन हो रही है, तो दैट इज़ द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट दो तरह की है, प्राइमरी मार्केट बिटवीन कंपनी एंड द पब्लिक, सेकेंडरी मार्केट बिटवीन द इन्वेस्टर्स। आगे हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी टाइप्स ऑफ शेयर में भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूली फॉर्म्ड या अभी हमने बात की फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रहा है, सिक्योरिटीज़ आर बॉट और सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट। जैसे अभी हमने बात किया न्यूली फॉर्म्ड इशूड सिक्योरिटीज़, अभी अभी आपने कंपनी बनाई और आपने सिक्योरिटीज़ इशू किए, यानी शेयर्स इशू किए, तो उसकी सेल एंड परचेज होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्राइमरी मार्केट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश मार्केट्स अलाउ इन्वेस्टर टू सेल सिक्योरिटीज़ दैट दे होल्ड एंड यूज टू बाय अदर वायबल सिक्योरिटी। अभी हमने जो बात की वो कौन सा मार्केट है? जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी जो होल्ड हुई हुई हैं या यूज़ हुई हुई हैं, लोगों ने खरीदी हुई है, उसकी लेन देन हो रही है, वो किस में होगी? वो सेकेंडरी में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है जब कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है या फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को सेल करती है, तो वो कहलाता है जनाब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्वेश्चन नंबर 42, सस्पेंशन ऑफ ऑक्शन ऑफ फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इज इन डैश। अच्छा, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की सस्पेंशन हुई थी, इसकी ऑक्शन की, वो जून 1998 की हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए। पीआईबी क्या है जनाब अली? पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को पीआईबी कहते हैं जनाब अली। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च द पीआईबी। पीआईबी कब लॉन्च हुई थी? दिसंबर 2000 में। पीडीज क्या होते हैं जनाब अली? पीडीज प्राइमरी डीलर्स होते हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या होता है? अभी हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे पूरी मार्केट को, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज़ी से जा रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ले लिया हमने इसमें। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है जिसमें इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र फ़ौरन हो जाता है थ्रू द ब्रांच नेटवर्क, ठीक है। दूसरे बैंक के अंदर अगर आप जैसे फैसल बैंक में मेरा अकाउंट है, बैंक अल हबीब में मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो आरटीजीएस के थ्रू करूँगा तो रियल टाइम में हो जाएगा, फ़ौरन से हो जाएगा। जैसे आप आजकल के नेट बैंकिंग में आप अदर बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल इस तरह ओवर द काउंटर आप ये फैसिलिटी लेंगे तो ये आरटीजीएस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक। अब मैंने सर्च किया था, उस टाइम रिजा बाकर लिखा हुआ था, तो आजकल जमील अहमद साहब है, 2024 की बात कर रहा हूँ। आपके टाइम पे जो हैं आप उस हिसाब से सर्च करके लाजमी जो है वो निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश एट द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक इनिशिएटेड 5 years रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर इन अर्ली 2005। 5 साल का फाइनेंशियल रिफॉर्म किस ईयर में, किस जो है वो किस गवर्नर स्टेट बैंक के पीरियड में हो? तो वो इशरत हुसैन साहब हैं जिनके पीरियड में 5 साल रिफॉर्म आया था। आगे बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 50 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डैश इज़ अ प्रोसेस कंडक्टेड बाय एसपीपी थ्रू रेगुलस चेकिंग ऑफ वेरियस रिटर्न रेगुलरली रिसीव फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो ऑन साइट या ऑफ साइट, ऑन साइट से मुराद खुद पर्सनली विजिट करके डिफरेंट बैंक्स को उसको चेक कर सकते हैं, उसकी कंप्लाइंस को, उसके प्रोसीजर्स को, उसके स्टाफ की ट्रेनिंग्स को वो चेक कर सकते हैं। ऑफ साइट भी कर सकते हैं। ऑफ साइट से मुराद यानी कि
पर्दे में रह के छुप के, यानी किसी दूसरे बंदे को बेच के जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या सर्विसेज चल रही हैं, क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज़ बैंक दे रहा है, क्या पेंशनर्स को किस तरह से ये लोग ट्रीट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो स्टेट बैंक कर सकता है। ऑन साइट सर्वेलेंस कंडक्टेड बाय डैश वाइल बीइंग इन द प्रेमिसेस ऑफ द बैंक, एसपीपी। वही वाली बात है, ऑन साइट कैसे होती है, तो ऑन साइट जो है वो जब स्टेट बैंक का नुमाइंदा बैंक के प्रेमिसेस में खुद जाके चेक करता है तो वो ऑन साइट सर्वेलेंस कहलाता है। 52 क्वेश्चन है, एसबीपी हैज़ इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डैश फॉर कमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इशू की हुई हैं तमाम कमर्शियल बैंक्स को कि किस तरह आपने जो है वो अपने प्रोसीजर्स को रखना है, तो वो कहलाता है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 53, एसबीपी हैज़ इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए स्टेट बैंक ने रूल्स ऑफ बिजनेस इशू किए हैं और कमर्शियल बैंक के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इशू किए हैं, जिसके अंदर तमाम रूल्स बताए हुए, तमाम रेगुलेशंस बताई हुई कि किस तरह आपने क्या काम करना है। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज वाइल फॉलोइंग डैश। ठीक है, स्टेट बैंक जो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को पाकिस्तान की, तो वो किस के बेस पे करता है, तो वो करता है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1947 के बेस पे स्टेट बैंक इसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 55, एनबीएफआई क्या है जनाब अली? एनबीएफआई नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज आ जाती हैं, लीडिंग कंपनीज आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, इस तरह की सारी चीज़ें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाता है। डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली ज़राई तरक्याती बैंक हो गया, ये सारी कहलाती हैं आपकी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बीएसएस इज़ द बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेटजी। ठीक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेटजी हर बैंक ने अपनी अपनी बनाई हुई है। ठीक है जनाब, स्टेट बैंक की तरफ से अलग है, लेकिन हर बैंक अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है, जो कि रेगुलेशंस, स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस है उस पर बेस करते हुए वो चल रहे होते हैं। BSS was first outlined on जुलाई 1, 2008 में स्टेट बैंक ने इसको आउटलाइन किया था, इसके पॉइंट्स बताए थे। उन्हीं बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेटजी को लेके तमाम बैंक जो वो चल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इशुएंस ऑफ नोट्स एंड रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक। ठीक है, नोट्स को इशू करना और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना, तमाम बैंक्स को, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना, प्राइमरी बेसिक फंक्शन किसका है? स्टेट बैंक का है। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है स्टेट बैंक का, वो ये है कि एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर पे एडवाइस करना, और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम किसका है जनाब? स्टेट बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है, यानी कि दोनों फंक्शन उसको कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर कितने हो गए? 4। नोट्स को मैनेज करना है, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट को एडवाइस देनी है, नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द स्टेट बैंक एक्ट, स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9A ऑफ द स्टेट बैंक, ये कहता है कि स्टेट बैंक रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? रेगुलेटरी ऑफ द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान की जो पैसे की जो लेन देन है उसकी रेगुलेशन और क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट रेट आता है, जो काइबोर रेट आता है, उसको मॉनिटर करना भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 62, SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है जो कि हमने लिखा है आगे। ये बेसिकली क्या करती है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक पर्पस ये है कि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेट सेक्टर्स को रेगुलेट करे, यानी बैंकिंग सिस्टम के अलावा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ द पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फोकसेस ऑन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो कि स्टेट बैंक ने बैंक्स को दी है, उस पर किन किन चीज़ों पे फोकस है? नंबर 1 क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट है, ठीक है। नंबर 2 द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नंबर 3 इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, आपने कोई चीज़ क्रेडिट दी है उसका रिस्क किस तरह आप मैनेज करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपने इदारे को कैसे चलाना है। नंबर 3 द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि बैंक के ज़रिए ज़्यादा होती है, पैसे को महफूज तरीके से इस्तेमाल में लाना है अपने बैंक के ज़रिए, बैंक के चैनल को किसी दहशत गर्दी में, किसी
इलीगल एक्टिविटी में यूज़ नहीं होने देना। क्वेश्चन नंबर 24 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। MFB इस माइक्रो फाइनेंस बैंक, आप सब जानते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं। ब्रांच बैंकिंग में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65, NPL क्या है जनाब वाली? नॉन परफॉर्मिंग लोन है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कौन से होते हैं? वो लोन्स जो कि बोरोवर की तरफ से पे नहीं होंगे, हमें 90% चांस है कि बोरोवर पे नहीं करेगा, तो उन लोन्स को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नंबर 66, SME means what? Small medium enterprises. नंबर 67 क्या है जनाब अली? EDMD, एक्सचेंज एंड डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि स्टेट बैंक का बना था। कब बना था? 68 में पूछा गया है, फरवरी 2000 में ये डिपार्टमेंट बना था। क्वेश्चन नंबर 69, MTB इज मार्केट ट्रेजरी बिल। भाई मार्केट ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहते हैं। टी बिल क्या है? एक लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की लिमिट तक जो है वो इशू होता है। यहाँ तक तो बात हो गई, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब वही इन्फोटेनिया के नोट से हट के हमने कोई एक्टिविटी की है, तो टाइप ऑफ मार्केट थोड़ा इन डिटेल हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी भी है, आपकी पेपर की तैयारी है और ये सवालात आ सकते हैं। हमने पीछे सरसरी तौर पर बात की थी, प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है जनाब? प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पर कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से डील करती है। ठीक है, अब पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग की कंपनी के लिए 3 सिचुएशंस होती हैं। वो तीनों सिचुएशंस हम डिस्कस करते हैं। पहले सिचुएशन है IPO, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। IPO मीन्स व्हाट? IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है जनरल पब्लिक को, तो ये IPO कहलाती है। नंबर टू में ये होता है जनाब अली, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कंपनी जाती है, जनाब आप हमसे मजीद शेयर खरीद लें। व्हेन कंपनी अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय न्यू शेयर्स टू रेज द कैपिटल। तो ये सिचुएशन क्या होती है? ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है? राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं कि भाई आप हमसे और शेयर्स खरीद लें। थर्ड सिचुएशन क्या है? प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है? कंपनी जाती है किसके पास? सेठों के पास, ये बड़े इन्वेस्टर्स के पास, कि भाई हमारी कंपनी में ये हमने काम किए, ये चीज़ें की हैं, आप इन्वेस्ट कर दें, बड़ी नवाजिश होगी। सेलेक्टेड इन्वेस्टर के पास आप जा रहे हैं। इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है? कंपनी अपने शेयर्स, फर्स्ट टाइम इशूड शेयर्स या सेकंड टाइम इशूड शेयर्स डायरेक्ट टू द जनरल पब्लिक ऑफर कर रही है। तो ये क्या है? ये प्राइमरी मार्केट की आपको 3 डिफरेंट सिनेरियोज बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं। ठीक है जनाब अली, फ्रॉम अदर इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं रादर देन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 70, इन अकॉर्डेंस विद डैश ऑफ द स्टेट बैंक एक्ट 1956, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल मैटर। गवर्नमेंट के लिए एज एन एडवाइजर स्टेट बैंक काम करता है। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 9A का क्लॉज D और E जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9B ऑफ द स्टेट बैंक एक्ट 1956, अ डैश पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड हैज़ बीन सेट अप। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन बोर्ड को जो बनाया गया था वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो सेक्शन 9B के तहत बनाया गया था। नंबर 72, IMF क्या है जनाब? IMF हम सब जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहते हैं। IFI क्या है जनाब? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बाहर मुल्क के होते हैं। FMFB क्या है? फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो कि पाकिस्तान में है। खुशहाली बैंक इज़ इन दैट सेक्टर, वाइल FMFB यानी कि फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। SBOTS इज़ अ ट्रेनिंग स्कीम इस्टेब्लिश बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए एक स्कीम बनाई गई थी जिसको SBOT कहते हैं। लास्ट स्लाइड पे हम पहुंच गए हैं जनाब अली, आपके लिए खुशखबरी है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि आपके पेपर्स अच्छे हों। ठीक है, इंशाल्लाह इसके नतीजे में आपके पेपर्स अच्छे होंगे। SBOT क्या है जनाब अली? वही जो स्टेट बैंक के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग स्कीम थी, वही इसकी एब्रीविएशन है, स्टेट बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम। ADBP क्या है जनाब अली? ADBP एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको बाद में ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया, ZTBL नीचे पूछा गया, और उसके बाद यही सवाल किया गया कि ADBP को रीनेम क्या किया गया है, तो ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड उसका नाम रखा गया।
FBC क्या है जनाब? फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव्स हैं। PPCBL क्या है जनाब अली? पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। EFC क्या है? एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है। टू फॉरेन इन्वेस्टर द मेन बैरियर आर फॉर एंट्री एंड एग्जिट एट प्रेजेंट डैश फुल फ्लैज इस्लामिक बैंकिंग इन ब्रांचेस एज ऑन December 12। देखें लास्ट में जो पूछा गया ना कि कितने इस्लामिक बैंकिंग और कितनी ब्रांचेस, अब ये सवाल नहीं होगा क्योंकि जब ये बुक इशू हुई थी उस टाइम पे इस्लामिक बैंकिंग का इतना बूम नहीं था हमारे इस कंट्री के अंदर वाला, लेकिन आपको इस्लामिक बैंकिंग की थोड़ी बहुत नो होनी चाहिए, कितनी ब्रांचेस है और उसका क्या मार्केट में जो है वो साइज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया, थोड़ा लेंदी था, ठीक है, लेकिन पेपर की तैयारी के लिए ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।